हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसमें गाइस हम मार्च 2024 का करंट अफेयर कवर करेंगे। आज हमें इकॉनमी सेक्शन अपना, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इकॉनमी सेक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने पॉलिटी गवर्नेंस ना देखा हो या इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आपका मार्च 2024 का ना देखा हो, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। अगर आप 2024 का पेपर देने जा रहे हैं या 25 में प्लान कर रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम देने की या किसी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने की, करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि करंट से ही स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल से जुड़े रहिए। और पुराना पूरा ही आपका 2 साल का मटेरियल विद प्लेलिस्ट मंथ वाइज आपका डाला गया है चैनल पर, आप ज़रूर जाएं और ज़रूर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमी सेक्शन, जिसका हम पहला टॉपिक करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, डब्ल्यूटीओ एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्राइमरी पर्पस है कि सभी के लिए ओपन ट्रेड कराना फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स नेशंस को प्रोवाइड करती है। 1995 में आया था, 1 जनवरी के दिन। ठीक है, जिस दिन न्यू ईयर होता है उसी दिन आ गया था। उरुग्वे राउंड था, नेगोशिएशन चल रही थी, तो तभी ये 86 से 94 के राउंड में तभी ये क्रिएट हो गया था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर जो इसके हैं वो 166 हैं। कॉमोरोस और तिमोर लेस्टे 2024 में इंक्लूड हुए हैं। अब आपको देखो, डब्ल्यूटीओ का जैसे ही क्वेश्चन आए तो क्यों नहीं पूछेगा ये कि अभी रिसेंटली कितने मेंबर्स हो गए हैं। तो याद रखना 166 हो गए हैं। किनको इंक्लूड करके? कॉमोरोस एंड तिमोर लेस्टे, क्योंकि 2024 में ही ये इंक्लूड हुए हैं। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये चाहता है कि ट्रेड की वजह से जो मेंबर्स हैं, इसकी जितने भी 166 मेंबर्स हैं, उनको ट्रेड की वजह से उनकी लाइफ जो है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हांस हो जाए, जॉब्स क्रिएट हो जाए, उनकी लाइफ अच्छी करने के लिए ही डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन कराई गई है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो, आप ना एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि डब्ल्यूटीओ रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए किसी पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो जनरल काउंसिल है, डब्ल्यूटीओ का डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपका, जिनेवा में रेगुलरली मिलते हैं ये, ताकि फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ निभा पाए। जनरल काउंसिल है, वो भी मिलती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, हर 2 साल में मिलती है। फंक्शन क्या क्या करती है ये? एडमिनिस्टर करती है डब्ल्यूटीओ ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड नेगोशिएशन का फोरम है, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है। इसके द्वारा 4 रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू वाली रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, डब्ल्यूटीओ एनुअल रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ इसको निकालता है। की जो कंटेम्प्रेरीज के माइलस्टोन है, तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक इन्होंने कंक्लूड करा हुआ है, आईटी एग्रीमेंट भी कराया हुआ है। अब इसका मोस्ट प्रेसिंग जो चैलेंजेस आजकल डब्ल्यूटीओ में देखने जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं। कुछ ना कंसेंसस पे बड़ा क्राइसिस आता है। जो डेवलपिंग एंड डेवलप नेशंस हैं वो बड़ा लड़ते हैं। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैव नॉट बीन एबल टू अग्री ऑन न्यू रूल्स। एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं वो हाईलाइट, उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट उनके कुछ और हो जाते हैं। फिर उसके बाद समस्या पता है क्या है? कि जो डीएसएस है, यानी कि जो डिसफंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, वो बड़ा खराब है। यूएस चाइना की ट्रेड वॉर से बड़ी दिक्कत होती है। ये चैलेंजेस का बड़ा एक वो क्राइटेरिया है। अब उसके बाद टॉपिक में आते हैं, बढ़ता बढ़ते बात करेगा कि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में डब्ल्यूटीओ का क्या रोल होता है। बड़े ध्यान से समझना, डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, अबू धाबी में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई परमानेंट रेजोल्यूशन तो कंक्लूड हुआ नहीं, पब्लिक स्टेक होल्डर का कुछ इशू आ गया था और ये डिमांड रेज इंडिया ने ही करी। तो पीएसएच पॉलिसी है क्या? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो पॉलिसी है वो होती क्या है, पहले समझो। देखो, पीएसएच या पॉलिसी स्टॉक होल्डिंग जो पॉलिसी है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो फार्मर क्रॉप्स को प्रोक्योर कर रहा है, एमएसपी पे स्टोर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दीज फूड ग्रेन्स कहाँ जाने चाहिए? टू द पुअर, है ना। फिर ये इसका ऑब्जेक्टिव यही है बेसिकली, एमएसपी सेट करना, कि देखो भी फार्मर को भी सही इनकम मिल जाए और जो पुअर है उसको फूड ग्रेन्स भी मिल जाए। अब एक सिस्टम होता है डी मिनिमिस लिमिट्स, यानी अंडर ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स कंट्री को सब्सिडी बिल
10% की लिमिट से कभी भी ब्रीच नहीं करना होता डेवलपिंग कंट्री के केस में, और डेवलप कंट्रीज के केस में 5% का ब्रीच भी नहीं सहा जाएगा। तो कैलकुलेटेड ये रेफरेंस प्राइस 86 और 88 के रेफरेंस प्राइस पे किया जाता है। ये भी जरूर ध्यान रखना कौन सा बेस प्राइस दिया गया 1986 से 88 वाला। अब ना देखो, डोमेस्टिक सपोर्ट जो एग्रीकल्चर को मिलता है उसके लिए ना 3 बॉक्सेस होते हैं एग्रीकल्चर को बचाए रखने के लिए और एग्रीकल्चर को थोड़ा सा सब्सिडी देने के लिए। एक होता है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स का मतलब होता है कि नियरली वो सारे डोमेस्टिक सपोर्ट दिए जाते हैं, मेजर्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। बाकी अंबर बॉक्स वही है कि जितना जितना डोमेस्टिक सपोर्ट आप दे दो डिस्टॉर्ट करने के लिए प्रोडक्शन एंड ट्रेड को। फिर एक होता है ब्लू बॉक्स, यानी को सपोर्ट देना नॉर्मली जैसे अंबर बॉक्स में दे रहे हो, ब्लू बॉक्स में बस इतना होता है कि फार्मर को लिमिट की जाती है कि देख भाई इतना ही प्रोडक्शन करियो और इतने ही प्रोडक्शन पे तेरे को मिलेगा ये सपोर्ट। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, सब्सिडीज किसी भी हालत में डिस्टॉर्ट ना करें, और एक एक मिनिमल वो दिया जाता है कि इतना ही डिस्टोरेशन बर्दाश्त किया जाएगा, इतनी ही सपोर्ट देना है, इतनी ही सब्सिडी देनी है। अब सब्सिडी देखो मिलती है फार्मर को तो उसको फायदा हो जाता है, उसको पता होता है कि भाई इतना मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, तो वो एश्योरेंस मिल जाती है बेसिकली उसको। अब होता क्या है जब आप ये सारे के सारे यूज करने लग जाते हो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वगैरह, तो इससे पता है क्या होता है, इससे ग्लोबल डिवाइड बढ़ने लग जाता है। और सबसे बड़ा ग्लोबल डिवाइड डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग दे अपनी उन्होंने बढ़ाया भी है, लेकिन इंडियन डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा इस बारे में रहती है कि जो फॉर्मूला है ना प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज को कैलकुलेट करने का, ये जो फॉर्मूला है वो बताया जाए और उससे फार्मर उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट करे। तो डेवलप कंट्री जो है वो मोस्ट डेवलप कंट्रीज ये क्लेम करती हैं कि पीएसएच एक तरह का मार्केट डिस्टॉर्ट करने वाला है। इससे अल्टीमेटली जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो एक्सपोर्ट को एग्रीकल्चर के रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की पॉलिसी के लिए जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको तो ठीक ही लग रहा है कि भाई हमारे फार्मर्स को मिलना चाहिए सपोर्ट सब्सिडी, ताकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट आसानी हो जाए और वहाँ के पुअर लोगों को मिल जाए। लेकिन जब पीएसएच की बात, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की बात डेवलप्ड कंट्रीज के पास आती है तो वो ये कहते हैं कि ये तो बड़ा मार्केट डिस्टॉर्ट कर दोगे आप, अल्टीमेटली आप एक्सपोर्ट को रोकना चाह रहे हो। अब इसी पे एक होता है पीस क्लॉज, और इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो पीस क्लॉज पे ये कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ की जब 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी बाली के अंदर, तो पीस क्लॉज लगाया गया और बोला गया कि इंटरिम सोल्यूशन है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। तो पीस क्लॉज के लिए रिमेन फोर्स में रहा, MC 11 तक रहा, और हाउएवर ड्यू टू नॉन कंसेंसस की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इंडिया की डिमांड बहुत लगातार आ रही है, इंडिया कह रही है कि परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के इशू पर। एज अ पार्ट ऑफ परमानेंट सोल्यूशन इंडिया ने बोला है कि अमेंडमेंट कर दो फॉर्मूला में ही, फूड सब्सिडी जो कैप आपने लगाई है उस फॉर्मूले में ही आप क्या करो, आप उसमें अमेंड कर दो, उसको चेंज कर दो। अभी कह रहे हैं कि इंडिया क्यों मानता है कि परमानेंट सोल्यूशन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का हो जाना चाहिए। तो इसलिए इंडिया कह रहा है क्योंकि ये बहुत क्रूशियल होता जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है और लेजिटिमाइज करने की जरूरत है हायर सब्सिडीज फूड स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के लिए, ताकि ये पुअर और वनरेबल फार्मर्स का इंटरेस्ट फुलफिल कर सके और अल्टीमेटली डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल कर सके। बात समझ रहे हो? तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालना इसलिए बेहद जरूरी होता जा रहा है, ताकि एक तो पुअर एंड वल्नरेबल फार्मर का इंटरेस्ट बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे, और दूसरा डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल होती चली जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकला जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है फिशरी सब्सिडीज अग्रीमेंट के ऊपर। अब कहा जा रहा है ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो WTO की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ने एंड किया विद नो डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन ही नहीं हुआ। परमानेंट सोल्यूशन कर फिशरी सब्सिडीज पे कर्ब करने का कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग जिसकी वजह से हो रही है। तो WTO ऐसी जगहों पे जरूर आता है, ऐसे सेक्टर्स में। आप समझ रहे हो WTO की इंपॉर्टेंस को, समझो आप। इसीलिए हमने आज शुरुआत ही WTO इकोनॉमी के सेक्शन की शुरुआत ही इसी वजह से हुई है। तो WTO अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज, ये जैसे आपका जिनेवा पैकेज है ना, तो अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी WTO की 2022 में जिनेवा में हुई, स्विट्जरलैंड अंडर जिनेवा पैकेज। तो हार्मफुल सब्सिडीज को कर्ब आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका वर्ल्ड का फिश स्टॉक पूरा डिप्लीट ना हो जाए, इसलिए WTO को बीच में आना ही पड़ेगा और जिनेवा पैकेज निकाला भी था।
लेकिन चक्कर पता है क्या, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। 2/3 जो WTO के मेंबर्स हैं वो इफेक्ट में लाने को कह रहे हैं, लेकिन अभी भी 39 कंट्रीज मना कर रही है। इंडिया भी इस पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। अब कह रहे हैं कि बेनिफिट क्या होगा, देखो इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा फिशरीज के मरीन फिश स्टॉक्स पर। इससे इलीगल फिशिंग रुकेगी, अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग रुकेगी, ओवर फिशिंग रुकेगी, अनरेगुलेटेड जो हाई सीज पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो सब प्रोहिबिट करा जाएगा। फिर कह रहे हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर SNDT डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैज बीन अलाउड ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 2 years। तो ये भी एक ट्रीटमेंट की बात करी जा रही है। तो लेकिन इंडिया इस पे क्या कह रहा है, इंडिया का भी आपको समझना है। कह रहा है, इंडिया कह रहा है जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज होती हैं, तो कंट्रीज ने बोला ह्यूज सब्सिडीज जो पास में दी जा रही हैं जिसकी वजह से डिप्लीशन हुआ है फिश स्टॉक का, तो ये सबकी ड्यूटी है शुड टेक मोर ऑब्लिगेशन टू प्रोहिबिट सब्सिडीज। तो कह रहा है कि देखो जी ऐसा है, जिन जिन कंट्रीज में जितना डिप्लीशन हुआ है वो उस हिसाब से जिम्मेदारी ले लें। अब सभी के लिए एक जैसा प्रोविजन क्यों ला रहे हो, इंडिया की कहाँ बात गलत है, हमारी डिमांड बिल्कुल सही है कि भाई अगर हमारा हमारा जितना नुकसान हुआ है, हम जितना डिप्लीट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम उसका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगा दो, CBDR लगा दो। तो अग्रीमेंट में जो आपने सोशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट करा है वो सही बात है कि लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेगा, ग्रोथ एंड नीड्स को प्रोटेक्ट करेगा डेवलपिंग नेशंस की। फिर कह रहा है इंडिया दूसरी डिमांड कर रहा है मोरेटोरियम ऑन डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस। कह रहा है देखो उनको तो थोड़ा सा दो हेल्प, जो बेसिकली इंडिया ने अर्ज की कि थोड़ा तो उनको सब्सिडी में मोरेटोरियम दो। जो जितनी जो जिन नेशन जो हैं जो बिल्कुल जिनका पूरा कैपेसिटी यही है कि उनका भाई सब्सिडीज वगैरह उनको मिलनी चाहिए, है ना। तो मोरिटोरियम का मतलब समझते हो, उनको टेम्परेरी प्रोहिबिशन दिया जाए, क्योंकि वो फ्यूचर में उनका जब डिपेंडेंट इकोनॉमी ही फिशिंग पर है तो आप कैसे उसको कर सकते हो। तो डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस फॉर फिशिंग और फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे दो फॉर एटलीस्ट 25 years, और एक्सेप्शन दो आप डेवलपिंग कंट्री स्मॉल इकोनॉमीज को फिशरी सेक्टर के लिए। तो ये इंडिया ने डिमांड करी। अब इंडिया का स्टैंड देखो कितना सही है क्या है वो भी समझ लो। देखो इंडिया का कहना है कि सब्सिडीज बहुत ज़रूरी है डेवलप करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए फिशरी सेक्टर को। बात को समझो आप, कह रहा फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए, और जो फिशरमैन है उसका लाइवलीहुड बचाने के लिए सब्सिडी देना बेहद ज़रूरी है। फिर सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है वो फिशिंग सेक्टर पर डिपेंडेंट है। कह रहे इंडिया में ही मोर देन 100 million फिशर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 61% आर स्टिल बिलो लिविंग पॉवर्टी लाइन। फिर लो पर कैपिटा सब्सिडी है डेवलपिंग कंट्रीज की। फॉर इंस्टेंस इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट फिशरी सब्सिडाइज डिस्पाइट सच अ लार्ज पॉपुलेशन। सोचो, तो डिस्पाइट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें तो ऑलरेडी वैसी कब सब्सिडी कम मिल रही है, तो हमने कहा रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली करा। तो जह रहा है जितनी भी एडवांस फिशिंग नेशंस हैं उनसे बात करो ना पहले आप। तो प्रिंसिपल्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर सक्सेसफुल फिशरी सब्सिडी नेक्स्ट है, ये वर्ल्ड वाइड फंड लेकर आया था। ये सब तरह की सब्सिडीज के प्रोग्राम चलाता है, प्रमोट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, स्पेशल नीड को समझता है। तो कह रहा है कि ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स लाने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक जहां पर WTO का इस्तेमाल अभी आपको देखने को मिलेगा, WTO क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा, दैट इज क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। कह रहा है वाई इट इज इन द न्यूज, कह रहा देखो जी इंडिया ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा कि भैया क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस की कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस की जाए, MC13 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब थी, लेकिन इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया फाइनल अबू धाबी मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में। अब प्रपोजल में था क्या, प्रपोजल में क्या क्या था, तो पहला था रेमिटेंस का फ्लो। कह रहा आउट ऑफ टोटल रेमिटेंसेस $860 बिलियन 2023 में इतना था, सिर्फ उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि 669 बिलियन जो है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के पास है, यानी 78% है। तो क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस की, पुअर नेशंस की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। हमारे देश में खुद ही इतना रेमिटेंस आता है। रिकमेंड रेमिटेंस कॉस्ट क्या है, रेमिटेंस कॉस्ट है 6.18% ग्लोबली, जो कि SDG टारगेट 3% उससे भी बहुत ज़्यादा आगे है। फिर इंडिया की रिकमेंडेशन थी कि भैया इस कॉस्ट को कट करो ताकि डिजिटल ट्रांसफर, इंडिया ने कहा डिजिटल ट्रांसफर्स को कर दो, एक तो अच्छा प्रमोट कर दो, कंपटीशन स्ट्रीमलाइनिंग बढ़ा दो और पब्लिक की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी कर दो।
तो vetoed by US and Switzerland. तो US and Switzerland oppose this idea as they tend to be the home of the banks है, क्योंकि उनको तो भाई उनके तो मजे आएंगे, जितनी हाई कॉस्ट ट्रांजेक्शन पैसा मिलेगा उनको। लेकिन ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस में कॉस्ट रिडक्शन जरूरी क्यों है। सिर्फ इंडिया कह रहा है इस वजह से नहीं, कह रहा देखो इससे फ्लो ऑफ रेमिटेंस बढ़ा रहेगा, डेवलपिंग नेशंस को फायदा होगा, पर्सनल कंजम्पशन उनका हाउस होल्ड बरकरार रहेगा। कह रहा इंडिया के अंदर 2023 में हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव हुआ है $125 बिलियन का। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस वाज अराउंड $7 बिलियन और $8 बिलियन, तो लगा लो आप। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो रेमिटेंस की वजह से क्या होता है, रेमिटेंस अगर कॉस्ट आएगा, रिड्यूस अगर होता आएगा, तो इससे ट्रेड और बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फर्दर क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपेंसेस कम होंगे, तभी तो हो पाएगा ये। फिर उसके बाद यूपीआई को ग्लोबल बना दोगे तो क्या होगा, रेमिटेंस कॉस्ट कट विल लीड टू बिग बूस्ट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शंस। गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए कि इंडिया के फुटप्रिंट्स ओवरसीज में मिलेंगे। भूटान, सिंगापुर, यूएई, ये 3 कंट्रीज अभी तक यूज कर रही हैं। तो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर क्या होगा, इसको उसको हेल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजिकली हेल्प मिलेगी, फुटप्रिंट हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में आने लग जाएंगे। तो वाइल प्रपोजल एट डब्ल्यूटीओ में टेक टाइम टू अराइव एट अ कंसेंसस, में लगाएगा ना टाइम तो अभी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ाए। और इंडिया को मीनवाइल क्या करना चाहिए, ईजियर बना दे वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को, इंडिविजुअल्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी, ताकि जब वो इम्प्लीमेंट हो तो कोई कहने वाला ना हो ना कि यार आपने ऐसा सिस्टम बनाया, एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो दिस इज व्हाट योर डब्ल्यूटीओ हमने कंक्लूड किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। बड़े ध्यान से समझना, देखो इकोनॉमी के टॉपिक बड़े ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप बड़ा अच्छा कर जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इको सिस्टम। अब सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों था, देखो न्यूज़ में इसलिए था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक्सप्रेस किया कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बोली कि भैया गूगल जो है वो डीलिस्ट कर दे, सर्टेन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटा दे। नीति ने क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रखी है गूगल को डीलिस्टिंग ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्ले स्टोर। अब पूरा समझ लो ये क्या है, देखो इशू क्या है समझ लो पहले। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, ठीक है। इसने 10 कंपनीज को नोटिस भेजा फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ गूगल ऐप मार्केट प्लेस फी फॉर द बिग टेक कंपनीज को इन्होंने भेजा, भाई नोटिस भेजा कि क्या है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। फिर गूगल का डिसीजन आया कि सब्सिक्वेंटली सम ऑफ दीज एप्स वर रिमूव प्ले स्टोर से। गूगल ने बोला इन ऐप्स को हटा दो, स्लो डाउन कर दो इनको, गूगल से पेरेंट कंपनीज को बोल दिया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये आया कि मीति ने कहा इट विल नॉट परमिट द डीलिस्टिंग ऑफ ऐप, हम नहीं ऐसे करने देंगे, ये तो अब्यूज है, मिसयूज कर रहे हो अपने डोमिनेंट पोजीशंस का, और आप तो डिजिटल मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि खाली इतने पे ही चले। जितनी भी पेरेंट कंपनी है, स्पार्किंग शट डाउन बिटवीन गूगल एंड द पेरेंट कंपनीज ऑफ दीज एप्स। तो कह रहा है कि डिजिटल मोनोपोली होती क्या है, देखो आप देखते होगे, मुझे नहीं लगता आपको कि गूगल के अलावा कोई और आप यूज करते हो, इसके अलावा कोई भी सर्च इंजन यूज करते हो आप गूगल के अलावा, तो आप लगा लो डिजिटल मोनोपोली किसकी होती जा रही है। तो डिजिटल मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक सिंगल कंपनी, सिंगल प्लेटफॉर्म, उसका इतना कंट्रोल हो रहा है कि पूरा डिजिटल इकोसिस्टम मार्केट उसी से चल रहा है। क्या ना, इतनी सारी बिग टेक कंपनीज हैं, गूगल है, अमेजॉन है, फेसबुक है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आप सिर्फ गूगल गूगल कर रहे हो। अब पता कैसे चले कि कोई डिजिटल मोनोपोली कर रहा है, सबसे पहले देखना आप उसकी डोमिनेंस बढ़ती चली जाएगी, उसका मार्केट शेयर डिजिटल स्पेस में 70 से 80% हो जाए, हाई बैरियर्स टू एंट्री हो जाए, वो दूसरी कंपनीज को आने ही ना दे, नेटवर्क पे इफेक्ट होने लग जाए, वो दूसरा कुछ आप खोल दो, आप वो चलेगा ही नहीं, डेटा पे पूरा कंट्रोल कर लिया आपने कस्टमर के, आपने कंपटीशन को मिनिमलाइज ही कर दिया ऐसी पॉलिसीज प्राइसेस वगैरह करके। अब डिजिटल मोनोपोली होना कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी सिंगल व्यक्ति का इस कदर पूरे प्लेटफॉर्म पे छा जाना और आपका पूरा डेटा उसके पास होना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो डिजिटल मोनोपोली में याद रखना, मोनोपोलीज में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस एंगेज होती हैं, और इससे पूरे मार्केट का कंपटीशन बिगड़ता है, कंज्यूमर की चॉइस पर असर पड़ता है, उसके वेलबींग पर असर पड़ता है। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यानी एंटी स्टीयरिंग, यानी एक्सक्लूजनरी बिहेवियर दैट हाइंडर्स बिजनेस यूजर्स कंज्यूमर्स फ्रॉम स्विचिंग टू थर्ड पार्टी सिस्टम। ऐप स्टोर्स में आपने ऐसी मैंडेट वगैरह डाल दी है कि भैया आपको
दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए पेमेंट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। आप सिर्फ हमें मतलब आप यूज़र को किसी और जगह जाने ही ना दो, ऐसी पॉलिसीज तैयार कर दो आप। फिर प्लेटफॉर्म की न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रेफरेंस होनी चाहिए ना मेरी कि मुझे इससे प्रोडक्ट खरीदना है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, मेरा है। पर आप क्या करते हो डिजिटल एंटरप्राइजेस में फेवरेबल ट्रीटमेंट देना शुरू करना टू इट्स ओन प्रोडक्ट ओन इट्स प्लेटफॉर्म। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तैयार करते हो आप। फिर एडिक्वेसी एडिसेंसी सॉरी बंडलिंग एंड टाइम। आप कंबाइन कर देते हो एसेंशियल सर्विसेज को कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग के साथ। डेटा का यूसेज यूजिंग पर्सनल डेटा फॉर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग शुरू कर देते हो आप। डेटा प्राइवेसी छीनते हो एक तरह से आप। फिर डीप डिस्काउंटिंग कर देते हो आप, इंटेंशनली सेटिंग प्राइस बिलो कॉस्ट टू एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर्स को हटा देने के लिए। टाई अप्स करते हो आप, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद बिजनेस यूजर्स और सेलर्स के साथ करते हो। एप्पल रिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन आईफोन्स। सोचो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल इंस्टॉल करने ही नहीं देता थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आईफोन्स में। तो क्या है ये? दिस इज ऑल डिजिटल मोनोपोली। इसके थ्रेट है ये सारे के सारे कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये होने लग जाएगा। अब रेगुलेशन डिजिटल इकोसिस्टम पे जरूरी क्यों है? कह रहा क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 भी है भाई, जिसका काम ही है मार्केट में कंपटीशन को बरकरार रखना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए कंपटीशन जो एक्ट है वो दो अप्रोचेस फॉलो करता है। एक है एक्सपोस्ट अप्रोच, इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है, अग्रीमेंट है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस स्क्रूटनाइज किया जाता है। एक एक्स एंटे अप्रोच है जहाँ पार्टीज को इंटेंडेड टू एंटर इनटू कॉम्बिनेशन, ताकि एक बेटर बिफोर कंजम्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक आईटी एक्ट 2000 है, प्राइमरी लेजिस्लेशन इंडिया का वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम को चेक करता है। सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स हैं, गवर्नमेंट इशूज रेगुलेशंस फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक सोशल मीडिया। आईटी एक्ट का रूल्स रेगुलेशंस है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का। अभी कह रहे हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम पे इंडिया में रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है? देखो जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज अगर गवर्न होंगी तो वो इफेक्टिवनेस को हटा देंगी। इसीलिए रेगुलेटरी बॉडीज फेस कंस्ट्रेंट है। डेटा एनालिटिक्स डिजिटल एक्सपर्टीज से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डील करने की ज़रूरत है। इनोवेशन और रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई मोनोपोली ना हो जाए, तो उसके लिए बैलेंस करना है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उसको दूर करने के लिए हमें रेगुलेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अभी तक डिजिटल मोनोपोली को रोकने के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल लेकर आया, ताकि इनकी प्रैक्टिसेस ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर का इंटरेस्ट बच सके। कंपटीशन अमेंडमेंट किया हमने एक्ट को, कंपटीशन एक्ट वाले को हमने 2023 में इसको अमेंड करके लेकर आया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा इन्वेस्टिगेट करता है अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पाई गई है। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा हमारा ही प्रोटेक्शन एक्ट भी है। एक हमारा प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट है जिसका वास्ट एरे है, सोशल मीडिया को पूरी तरह से वो पूरा खंगालता है। फिर ड्राफ्ट भी हमने एक बना रखा है, स्टैंडर्डाइज करा हुआ है, डेटा मैनेजमेंट सिक्योरिटी नॉन पर्सनल डेटा को पूरा देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो, रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑफ डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ 2024 की बात अगर हम देखें, उसी को मान ले तो हमारा काम हो जाएगा। यार पहले सबसे पहले काम करो, डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट विद एक्स एंटे मेजर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दो। फाइनेंशियल एनालिसिस करो, यूजर्स को फॉरकास्ट कर दो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में और बता दो उनको। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज जितनी भी हैं उनको बोलो वो भी सामने आए। मर्जर कर दो कंट्रोल रिफॉर्म्स का, लाइक डेटा इनोवेटिक्स वालों का भी और इनोवेशंस का भी। और स्ट्रेंथन कर दो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज को, उसको पूरा डील करने दो आप। बेटर कोऑर्डिनेशन कर दो सीसीआई के बीच में और टीआरए के बीच में। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेने की जरूरत पड़े तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए वो भी ले लो आप, क्योंकि आपको अपने देश में डिजिटल मोनोपोली नहीं होने देनी। क्योंकि देखो, मोनोपोली वैसे भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, उससे कंज्यूमर की चॉइस घटती है, वेलबींग घटता है, अल्टीमेटली आप कंपटीशन को किल कर रहे हो। तो मार्केट के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा नहीं है, आपकी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा नहीं है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमूव डिजिटल मोनोपोली। उसके लिए मैंने आपको सारे बता दिए रेगुलेशंस क्या करने हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर गाइस। थर्ड टॉपिक, दूसरे टॉपिक्स हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।